अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉनिक लिम्फ इस्कीमिया को। द डिक्रीज इन द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द टिश्यूज ड्यू टू द पार्शियल और कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ द आर्टरीज। अगर किसी भी टिश्यू को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलेगा, अगर उसकी उस आर्टरी के अंदर ऑक्लूजन हुई हो कंप्लीट या पार्शियल, तो उसको हम कहेंगे आर्टेरियल इस्कीमिया। अब सिम्टम्स कितने सिवियर होंगे वो डिपेंड करता है कि उस वेसल का साइज कितना है और उसके अंदर ऑक्लूजन कितनी हुई है, और क्या उस टिश्यू को कोलेट्रल्स वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। एक अगर टिश्यू को हमारे पास दो या दो से ज्यादा आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो जाहिर है अगर एक में ऑक्लूजन होगी तो फिर उसको इतने सिम्टम्स नहीं आएंगे। अगर दोनों ऑक्लूड हो जाएंगी तो फिर सिवियरिटी सिम्टम्स की ज्यादा हो जाएगी। अगर हमारे पास एक ही ब्लड सप्लाई मतलब एक ही आर्टरी सप्लाई करिए किसी टिश्यू को, तो उसकी वजह से अगर उसमें ऑक्लूजन होगी तो फिर सिम्टम्स सिवियर होंगे। कॉजेज क्या है? अथीरोस्क्लेरोसिस है। इसके अलावा बर्गर्स डिजीज है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है वेसल्स के अंदर। रेनॉल्ड्स डिजीज में भी वेसोस्पाज्म हो जाता है। और ये सारे इसके कॉजेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैड। पैड इज एक्चुअली पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। अगर पेरिफेरी को जो आर्टरीज सप्लाई करी होती है उनके अंदर कोलिजन हो जाएगी, तो हमारे पास वहां पे स्कीमिया डेवलप होगा और उसको हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहेंगे। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जो बंदे स्मोकिंग करते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, हाई फैट डाइट, ये हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा बढ़ती हुई एज के साथ भी होता है, ये मेल लोगों में ज्यादा है। डायबिटीज मेलाइटस, रीनल डिजीज जिसमें फैमिली हिस्ट्री है प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस की, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी और एंजाइटी, ये सब जो है रिस्क फैक्टर है जो कि इस्कीमिया कॉज कर सकते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं, या तो एसिम्टोमेटिक होगा, या इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होगी, यानी जब थोड़ा सा वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसके काफ के मसल्स या बटक्स के मसल में पेन होने लग जाएगी। जैसे ही वो बैठेगा उसकी पेन रिलीव हो जाएगी। क्रिटिकल इस्कीमिया में ऐसा होगा कि जब वो बैठा भी हुआ होगा, रेस्ट भी करा होगा, तभी उसकी पेन स्टार्ट हो जाएगी लिम्स के अंदर, तो मसल्स के अंदर एक्चुअली। तो उसको हम क्रिटिकल इस्कीमिया कहेंगे। साइंस क्या होंगे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के? मसल्स की एट्रोफी हुई होगी, यानी जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगा मसल्स को तो उनकी एट्रोफी हो जाएगी। जो हेयर है वहां पे उनकी ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी, टोनेल्स ठीक होंगे, हमारे पास जो टेम्परेचर होगा स्किन का वो कूल होगा, हीलिंग पुअर होगी। इसके अलावा टिश्यू की नेक्रोसिस और अल्सर्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पल्सेस को जब हम फील करेंगे तो हमें एब्सेंट पल्सेस मिलेगी। और जब हम स्टैट से वेसल को स्टैट से सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें एबनॉर्मल साउंड्स मिलेंगी जिसको हम रूट्स कहते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन करेंगे। एग्जाम इंस्पेक्शन में हम कलर चेंजेस देखेंगे, पॉस्चर ऑफ द लिम्ब को देखेंगे, वीनस गटरिंग होगी, तो यहाँ पे हमें वीनस गटरिंग दिखाई हुई है। गैंग्रीन में हमारे पास टोज की, जब टोज को काफी अरसे तक ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो ब्लैक हो जाएंगे टिश्यू, एक्चुअली वो डेथ हो जाती है टिश्यूज की, तो उसकी वजह से गैंग्रीनस फुट मिलेगा हमें, अल्सरेशन हुई होगी। इसके अलावा पाल्पेशन में हम लोग टेम्परेचर चेक करेंगे, कैपिलरी रीफिलिंग में हम लोग जो है थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ब्लेंचिंग हो जाएगी, और फिर हम वेट करेंगे कि कितनी देर में कैपिलरी रीफिल होती है, यानी वो दोबारा एरिया कितनी देर में हमें महसूस होता है कि वहाँ पे ब्लड जो है वापस आ रहा है, तो उस टाइम को हम नोट करेंगे, इसको कैपिलरी रीफिलिंग कहते हैं। पल्सिस को हम फील करेंगे, जैसे फीमोरल आर्टरी है, जहाँ पे भी ऑक्लूजन हुई होगी उसके ऊपर वाली जो पल्स होगी वो एब्सेंट होगी। डोर्सल पेडिस आर्टरी है, फिर हम एक टांग की पल्स को दूसरी टांग की पल्स से कंपेयर करेंगे। इसके अलावा सेंसेशन और मूवमेंट्स को देखेंगे, और ऑस्कल्टेशन पे हम रूट्स हमें अबनॉर्मल साउंड्स मिलेंगी ऑक्लूजन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, जिसमें हम लोग जो है स्टेथ को सिग्मा मैनोमीटर से हम लोग और सिस्टोलिक प्रेशर चेक करते हैं एंकल रीजन पे, और ब्रेकियल प्लेक्सिस पे, यानी जो बाजू पे लगा के चेक करते हैं ब्लड प्रेशर। तो दोनों का हमें सिस्टोलिक प्रेशर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एंकल का ऊपर रखेंगे, नॉर्मली ये 120 होता है, और ब्रेकियल भी 120 आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यूजुअली 1 आता है, तो ये नॉर्मल है। क्लॉडिकेशन मतलब जब पेन स्टार्ट होती है, बंदा कहेगा कि मुझे पेन होती है काफ मसल्स में ऑन वॉकिंग, तो उसमें उसकी वैल्यू हमें नॉर्मली 0.5 से 0.7 के दरमियान में मिलेगी। अगर 0.5 से कम हो रही है, 0.3 से 0.5 के दरमियान में, तो उस पेशेंट को रेस्ट पे भी पेन हो रही होगी, और अल्सरेशन या गैंग्रीन डेवलप हुआ हुआ है, तो हमें ये जो प्रेशर है ये बहुत कम मिलेगा, लाइक 0.1 से 0.3 की रेंज में मिलेगा। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्या होता है? पेन होना या डिस्कम्फर्ट होना कॉफ मसल्स में या बटक्स के मसल्स में, जो वॉकिंग की वजह से होता है, और रेस्ट में रिलीव हो जाता है, ठीक है। और पेन जो है एक्चुअली जब वॉक करते हैं तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने लग जाती है, तो जब लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लग जाता है तो पेन स्टार्ट होने लग जाती है। और पेन जो है वो स्टेडली इंक्रीजेस अंटिल द पेशेंट इज कंपेल्ड टू स्टॉप। रेस्टिंग जो है अगर वो पेशेंट करेगा खासतौर पे अपराइट पोजीशन में, तो उसकी वजह से पेन विद इन फ्यू मिनट्स
ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास क्लॉडिकेशन डिस्टेंस है, जिसमें पेशेंट को कहा जाता है कि खास डिस्टेंस ट्रैवल करके आए, तो उसी खास डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसको पेन स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्लॉडिकेशन डिस्टेंस कहेंगे। मतलब एक खास डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अगर उसको पेन हो जाती है स्टार्ट, तो उसको हम क्लॉडिकेशन डिस्टेंस कहते हैं। हमारे पास एक है लेप्शी सिंड्रोम। लेप्शी सिंड्रोम में ऐसा होता है कि अगर हमारे पास अयोर्टो इलियक ओक्लूजन हुई है, तो हमारे पास बटेक्स में तो पेन होगी, साथ साथ जो है उसके जेनिटेलिया में जो है ना ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं जाएगा, जिसकी वजह से इरेक्शन जो है लॉस हो जाएगी मेल में। ठीक है। सो अगर हमारे पास एओर्टो इलियक ओक्लूजन हो रही है और उसकी वजह से लॉस ऑफ इरेक्शन भी हो रही है मेल के अंदर, तो और साथ साथ बटेक्स में पेन है, तो इस सिंड्रोम को हम कहेंगे लेप्शी सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल लोअर इस्कीमिया। अब इसको ये मैनिफेस्टेशन होती है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की। अब इसमें पेशेंट जो है वो डिस्क्राइब करता है कि उसको इस्कीमिक रेस्ट पेन है, यानी उसको पेन हो रही है बटेक्स मसल में और काफ मसल में, रेस्ट के ऊपर भी। ठीक है। और इस्कीमिक अल्सर्स मिलते हैं और गैंग्रीन मिलती है। ठीक है। अब क्रोनिक इस्कीमिया को हम डिफाइन करते हैं कि सिम्टम्स का प्रेजेंट होना 2 वीक से ज्यादा के लिए अरसे के लिए। अब पेशेंट ये ऐसे कहेगा कि मुझे एकिंग सीवियर पेन होती है रेस्ट पे भी, और खासतौर पर डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब में होती है। और ये पेन जो होती है उसको वर्स्ट हो जाती है नाइट टाइम में, क्योंकि नाइट टाइम में जब बंदा लेट जाता है तो ग्रेविटी का इफेक्ट, वैसे तो नॉर्मली जब खड़ा होता है तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ब्लड नीचे आता है, तो जाहिर है मसल्स को ब्लड मिलता है तो पेन नहीं होती इतनी। लेकिन जैसे वो रेस्ट करता है नाइट टाइम में और थोड़ा बीपी भी लो हो जाता है, तो वो कहेगा कि खासतौर पे उसको नाइट टाइम में पेन होती है। और जैसे ही वो अपनी टांग को नीचे हैंग करेगा, हैंगिंग द लेग ओवर द साइड ऑफ द बेड और स्लीपिंग इन अ चेयर, तो वो पेन रिलीव हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जब उसको टांग को हैंग करेगा तो दोबारा ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ब्लड नीचे आएगा, तो पेन रिलीव होगी। ओफन एसोसिएटेड विद टिश्यू लॉस, इसमें अल्सरेशन और गैंग्रीन भी हमें मिल सकती है। हमारे पास गैंग्रीन यूजुअली जो है डिजिट्स को इफेक्ट करता है, सो इस तरह इसमें गैंग्रीन मिलेगा। और अगर हम कलर भी देखें तो यहाँ पे हमें पर्पलिश स्पॉट्स नजर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस जो हमने दोनों केसेस में क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया या क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया में है, वो जनरल करानी है फिर स्पेसिफिक करानी है। जनरल में हम लोग ब्लड शुगर कराएंगे डायबिटीज को रूल आउट करने के लिए, लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे ताकि हम एनीमिया को रूल आउट कर सकें, प्लाज्मा फिब्रिनोजन करवाएंगे और यूरिन ग्लूकोज चेक करेंगे। ईसीजी करवाएंगे ताकि हम हार्ट के अंदर अगर थ्रोम्बस या एम्बोलस है उसकी वजह से अगर इस्कीमिया डेवलप हो रहा है तो उसको रूल आउट कर सकें। इसके अलावा नॉन इन्वेस्टिगेशन में जो नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन है, में हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे हमें ये तो पता चल जाता है कि आर्टरी पेटेंट है या नहीं, पर ब्लड फ्लो का हमें अंदाजा नहीं होता, तो उसके लिए फिर हम डुप्लेक्स इमेजिंग करवाएंगे। इसके अलावा एबीआई कराएंगे, जिसमें हम एंकल ब्रेकियल प्लेक्सिस इंडेक्स करेंगे रेस्ट पे और एक्सरसाइज पे, और सेगमेंटल प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। इन्वेसिव में हमारे पास है सीटीए, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, और इसके अलावा एमआरआई करवाएंगे और एंजियोग्राफी कराएंगे। एक्सरसाइज टेस्ट कराएंगे कि पेशेंट को कहेंगे कि जैसे ट्रेडमिल के वॉक करे, और फिर उसके बाद उसका एबीआई चेक करेंगे यानी एंकल ब्रेकियल प्लेक्सिस चेक करेंगे, तो उसमें डिक्रीज आएगा 15 to 20% आफ्टर एक्सरसाइज, जो कि डायग्नोस्टिक होगा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का। अगर वो नॉर्मल आता है दोबारा, तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं सीटीए क्या है। कंप्यूटेड टोमोग्राफिक एंजियोग्राफी, जिसमें हम लोग कॉन्ट्रास्ट पास करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है एक्सरे से आर्टरीज के अंदर जो ओक्लूजन है या स्टेनोसिस होती है उसको चेक करते हैं। इसी तरह एमआरआई, जिसे एक हमें एमआरए मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, जिससे हमें जो है एक 3D इमेज मिलता है। और ये हम तब करवाते हैं जब हमने जो है रिवास्कुलराइजेशन कंसीडर करनी हो, जब तब कराते हैं। ट्रीटमेंट में हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, एंडोवास्कुलर और सर्जिकल। अब हमारे पास इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन जो होती है उसके द ट्रीटमेंट जो गोल होता है वो हमने रिलीव करना है सिम्टम्स को, और पेशेंट को कहना है कि वो अगर उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है फिर भी वो एक्सरसाइज करता रहे, ताकि उसके मसल्स की एट्रोफी ना हो। इसके अलावा हमने जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर स्मोकिंग करता है वो, तो उसकी स्मोकिंग को स्टॉप करवाना है। इसके अलावा वेट रिड्यूस कराना है इन केस ऑफ ओबेसिटी, ओवर वेट है या ओबीज है तो उनको कहना है कि वेट अपना रिड्यूस करें। और इसके अलावा अगर हाइपरलिपिडीमिया है तो उसके लिए उसको मेडिसिन देंगे, एंटी हाइपरलिपिडेमिक मेडिसिन देंगे, एंटी प्लेटलेट थेरेपी देंगे। और इसके अलावा जैसे कि एस्प्रिन और प्लेविक्स है। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करेंगे क्योंकि उससे सिचुएशन वर्सन हो जाती है। इसी तरह डायबिटीज है तो एंटी डायबिटिक मेडिसिन देंगे। तो हमारे पास जो क्रिटिकल इस्कीमिया है उसका जो प्राइमरी गोल होता है हमने कि अचीव रिलीव करना है इस्कीमिक पेन को और अल्सर्स को हील करना है।
और लिम्ब के लॉस को प्रिवेंट करना है। अगर लिम्ब लॉस हो जाएगा तो जाहिर है फिर हमें एम्पुटेशन करनी पड़ेगी। इंप्रूव करना है पेशेंट के फंक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ताकि वो सर्वाइव कर सके। पहले हमने ट्रीटमेंट ऑप्शन में एग्रेसिव मॉडिफिकेशन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स, अगर जो भी उसको अगर सीरियस प्रॉब्लम्स है तो उनको मॉडि उनको ट्रीट करेंगे। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको हम देखेंगे। फार्माकोथेरेपी और रिवास्कुलराइजेशन, मोस्ट पेशेंट्स विद क्रिटिकल इस्कीमिया विल अल्टीमेटली नीड अ रिवास्कुलराइजेशन प्रोसीजर। अब रिवेस्कुलराइजेशन के लिए हमने क्या करते हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसमें हम एक कैथीटर जो है एंडोवेस्कुलर पास करते हैं, यानी किसी भी जैसे फीमोरल आर्टरी से या जो भी आर्टरी होगी उससे हमने एक कैथीटर पास करना है। और उसके बाद हमने जो है ना बैलून लेके जाना है, और उस बैलून को हमने ऐसे इन्फ्लेट कर देना है जिसकी वजह से हमारे पास जो ये प्लैग होगा वो फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पे ये हमें प्लैग नजर आ रहा है, ये हम यहाँ से कैथेटर पास करेंगे और उसके बाद उसको इन्फ्लेट कर देंगे। इस केस में वो डिफ्लेट हुआ होगा, यहाँ पे इन्फ्लेट करेंगे इसको तो ये जो प्लैग है ये फ्लैट हो जाएगा। और आर्टरी वाइडन हो जाएगी और ब्लड फ्लो जो है वो दोबारा इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ तो हम ग्राफ्ट्स डाल देंगे। ग्राफ्ट्स में ऐसा होगा कि हम लोग जो है एक रास्ता बना देंगे। मतलब जैसे अगर इस आर्टरी के अंदर ओक्लूजन हुई है, अब इसको हम सही इसको हम नहीं सही कर सकते, मतलब इस तरह की सिचुएशन है कि इस ब्लॉकेज पूरी हुई है, तो फिर हम एक नया रास्ता बना देंगे, हम ग्राफ्ट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ही हम लोग रास्ता बना देंगे जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड जो है इस ग्राफ्ट के अंदर से पास होने लग जाएगा, और जो है उस मसल्स को या लिम्स को हमारे पास ब्लड सप्लाई जो है वो मिलती रहेगी। So that was all about critical limb ischemia and chronic limb ischemia. If you have any query, you can ask.